ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स, वही प्रोग्राम जो कि आधारित है हमारे देश के वीर सैनिकों पर, जो जल थल वायु हर ओर से भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हैं और न केवल रक्षा करते हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देने से भी नहीं हिचकिचाते। कृतज्ञ देश उन्हें नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है। संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे खास मेहमान हमारे देश के एक ऐसे ही सोल्जर हैं जिनके पास लगभग 23 साल का विशाल अनुभव है। एक सीआरपीएफ ऑफिसर के तौर पर, एक एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ऑफिसर्स के तौर पर, ये दोनों ही रूपों में देश की सुरक्षा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि अब आप सेवा में नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वंस सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और इनके अनुभव आज भी इनका और से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ बने हुए हैं। और आज इनके जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह से परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। और आज हम लौटेंगे इन्हीं के साथ इनकी सेना की जिंदगी में और जानेंगे सेना से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी और इनके एक्सपीरियंसेस भी जो जुड़े रहे इनके उस सैन्य काल से। आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हैं श्री रजनीश कुमार त्यागी जी। आप फॉर्मर सीआरपीएफ ऑफिसर हैं और ब्लैक कैट कमांडो ऑफिसर भी रहे हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जय हिंद। जय हिंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और जय हिंद जी। तो हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे उनकी आवाज आपने सुनी ली है और उनसे मुखातिब आप इस कार्यक्रम के जरिए होने वाले हैं। तो आपको अगर कुछ कहना है हमारे सभी जवानों से और खास तौर पर कोई सवाल है आपके मन में जो आपको सर से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जुड़िए हमारे साथ और अपनी मन की बातें खास तौर पर जो कि सैनिकों से जुड़ी हुई हैं, सैनिकों के लिए मन में जो भाव हैं आपके, वो हमारे साथ आप साझा कीजिए। संदेश टू सोल्जर्स में आज हूं मैं आपके साथ सोनू भट्ट, बनी रहूंगी आपके साथ। बहुत कुछ जानेंगे सर के बारे में। बात आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इनकी इस जर्नी की और कैसे आए सर आप सेना में, बचपन कैसे गुजरा, क्या मोटिवेशन रहा, आपको लगा कि मुझे जाके देश की सेवा करनी है और देश को सर्व करना है, अलग अलग हिस्सों में जाना है और एक्सप्लोर भी करना है और लोगों के काम भी आना है। क्या मोटिवेशन इसके पीछे काम कर रहा था, बचपन से बताइएगा। जी, मैं एक्चुअल में हम गांव की पृष्ठभूमि से हैं जी। और जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी। तो वहाँ से हमारे यहाँ गांव से थोड़ा सी ही दूरी पर मेरठ कैंट है जी। वहाँ तो उधर से आर्मी की गाड़ियाँ निकलती थी जब हम स्कूल जाते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के जी। बचपना भी था कह सकते हैं। तो हम उनको खड़े होकर सलूट किया करते थे। क्या बात है कि भाई ये हमारे देश के रक्षक हैं, एक भावना ये तो थी मन में जी। और हम आपस में बात भी करते थे कि भाई हम बड़े होंगे तो हम भी सेना में जाएंगे, इस तरह की हम बातें क्या करते थे आपस में। बट धीरे धीरे अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान रहा, कुछ गाँव की में खेती वगैरह भी हम करते ही थे। मुझे हल्का हल्का याद है अभी भी 71 का जो वार हुआ था उसमें बोलते थे लाइट मत जलाओ घर में, ये सारा मत करो। तो हम तब भी सोचते कि कौन लोग हैं जो ये सारे चीजें हमें गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि लाइट मत जलाओ, ये मत करो, लड़ाई चल रही है और कौन लोग लड़ रहे हैं जी। तो ये बचपन में दिमाग में आती थी। बट फिर धीरे धीरे
एक लगन तो थी कि फोर्स में कुछ एंट्री मिलनी चाहिए, बट वो सभी कुछ जल्दी से नहीं होता, समय होता है हर चीज का। बिल्कुल। तो मैंने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी पढ़ाई के बाद, और वहीं से मुझे फिर अवसर मिला सीआरपीएफ में जाने का। मैं बहुत उत्साहित था। तो मैंने पूरी, जो मैं प्राइवेट जॉब करता था, पूरी कंपनी में मैंने मिठाई बांटी थी। जी, कि सर ये है तो उपलब्धि ही वैसे, और बचपन का सपना जब पूरा होता है तो उसकी खुशी तो बिल्कुल अलग ही मकाम पे होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी जितने भी वहाँ एम्प्लॉय थे, सीनियर थे, सभी लोग बड़े खुश भी थे और दुखी भी थे जी। वो एक अच्छा एम्प्लॉय अपना खो रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मेरी मतलब सभी के साथ बहुत अच्छा मेरा मतलब फ्रेंडशिप थी, सब कुछ था। तो उनको काफी दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। कई लोगों ने फिर मेरे अलावा भी मिठाई वहाँ सर्व की लोगों को कि भाई, खैर मैं वहाँ गया शुरू में। तो देखिए, फोर्स में जाने का मतलब है कि हम ये सोच के ना जाए कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। जी, सही बात। हमारे दिमाग में ये चीज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, और हमारा पहला कर्तव्य है देश के लिए ही करना सब कुछ। जी। अगर हम नौकरी की बात सोच के जाएंगे तो हम उतना डेडिकेटेडली उसमें नहीं कर पाएंगे, जहां तक मेरी सोच है। जी। वो एक अलग बात है कि वो भी एक नीड है लोगों की, नौकरी करेंगे, सैलरी मिलेगी, परिवार चलेगा, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो उसके साथ चलता ही है। बट हमें हमेशा ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि वहां हमें ये मुश्किल भी आ सकती है, ये भी आ सकती, कुछ भी प्रॉब्लम हमें अगर आ रही है तो हमें उसको ये नहीं सोचना है कि अरे बड़ी मुश्किल नौकरी है, ये तो कैसे काम होगा। अगर ये सब चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी, और मुश्किलों से भरा तो रहता ही है सर, सेना ये पहले से ही सोच के जाना है सफर। हमें। बिल्कुल। तो अब ज्वाइनिंग तो हो गई, अब ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग तो जैसे कि हमने देखी है आज तक अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या फिर पढ़ा है उसके बारे में, लोगों को सुना है कि बहुत मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल भी होती है कि बीच में छोड़कर भी जाने का इरादा करते हैं कुछ लोग। तो वो कैसी मनस्थिति होती है, कैसे उन सब चीजों को टैकल किया जाता है, ये बताइए। क्योंकि बहुत से युवा हैं इस समय जो कि सुन रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं फोर्स से, तो पहले से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके चले कि मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियों से भरा रहेगा सफर। बिल्कुल। देखिए, जो जैसे भी आपने कहा कि बीच में भी छोड़ के आ जाते हैं जी, या फिर मन तो में इस तरह की बात है। मुझे लगता है कि जब भी लाइफ में हम चैलेंजेस फेस करते हैं तो बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो लास्ट तक उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। बीच में कई बार छोड़कर जाने का मन सभी का करता है, लगभग हर क्षेत्र में ऐसा होता है। एक्चुअल में ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग ही है। बिल्कुल। और ये तो फोर्स में अपॉइंटमेंट होने के से पहले ही एक सोच रहती है कि हमें एक सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जी। उसके अलावा, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं या जो ट्रेनिंग स्टाफ होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ट्रेनिंग के, कि वो किसी को, उनका उद्देश्य है कि एक हम अच्छा सोल्जर बनाएं जी, अच्छी ट्रेनिंग दें इसको, सख्त से सख्त मौके पर भी अपनी मानसिक स्थिति ना खो पाए जी। उसको इस तरह से वो तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ऐसे नहीं है। और उसके उनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता कि हम इतना उसको परेशान करें या इतनी सख्ती करें कि वो बीच में छोड़ के चला जाए जी। वो उसको मोटिवेट भी करते हैं। अगर उसके मन में कोई इस तरह की निराशा के भाव आते हैं तो वो उसको समझाते भी हैं जी। अगर कोई बिल्कुल ये सोच के ही बैठ गया हो कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसका तो कोई रास्ता फिर है नहीं जी। ट्रेनिंग यानी कि आपका जो पोटेंशियल है उसे बाहर लाती है पूरी तरह से कि आप उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, वहाँ इस तरह से प्रिपेयर के बनाया जाता है एक सोल्जर को कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले जी। और परिस्थितियां भी बहुत विकट होती है और पॉजिटिव एटीट्यूड रहे हमेशा उसका। नेगेटिविटी अगर दिमाग में आ गई, देखिए वो फोर्स की बात नहीं, वो कहीं भी है, वो कहीं भी बिल्कुल। अगर घर में भी नेगेटिव सोच किसी की अगर हो गई है तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है जी। सही कहा आपने सर। तो ट्रेनिंग तो मुश्किल होती है, लेकिन उससे निकलकर कुछ नहीं है। अगर ठान लिया तो मुश्किल कुछ नहीं है। वाह, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि ठान लिया तो मुश्किल कुछ नहीं है। लोग ही सभी लोग करते हैं जी। और हम तो चलो आज गए हैं, ये सदियों से हमारे जन्म से क्या हमारे पूर्वजों के टाइम से फोर्स चल रही है जी। उसमें हमारे जैसे ही लोग तो गए हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने ही सब कुछ किया और हमने तो कुछ नहीं किया जितना उन्होंने किया है जी। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की भी बात करें तब भी लोगों ने कभी तो बिना ट्रेनिंग के वो लोग। और आज तो देखिए हमारे टाइम में भी इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जी। आज तो सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन है,
अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस भी है, लोग दूसरे सिविल लोग भी जो है वो भी जुड़ रहे हैं फोर्स से, और वो भी ध्यान रखते हैं जी। और जैसे अभी मैं आपको एक बताता हूँ घटना कि मेरा पोस्टिंग मणिपुर में था, इम्फाल से करीब 62 किलोमीटर आगे लोकटक एक जगह है जी। तो मुझे घर में डिलीवरी होनी थी, और एक रास्ता सिर्फ पोस्ट ऑफिस का ही था, साधन था कि हम अपने घर में संपर्क कर सके जी। और कोई रास्ता ही नहीं था, फोन नहीं हुआ करते थे, किसके घर में फोन होते थे। और तो हमने चिट्ठी लिख दी घर में कि भाई क्या हुआ है, हमें भी पता चले जी। अब आप देखिए कि इत्तेफाक से पोस्ट ऑफिस की स्ट्राइक हो गई जी। और वो स्ट्राइक मणिपुर में ही हुई थी और लगभग 6 महीने तक चली थी। तो 6 महीने तक हमें आपको खबर नहीं, कोई खबर नहीं कि क्या संतान हुई है घर में जी। तो वो भी स्थितियां थी बिल्कुल। और यहाँ तो मजबूत होना मानसिक रूप से बहुत जरूरी है सर, क्योंकि कहते हैं ना प्रोफेशनल फ्रंट पे हम शायद उतने नहीं कमजोर पड़ते जितने हम अपने पारिवारिक स्तर पे पर्सनल फ्रंट पर पड़ जाते हैं। परिवार से मोह सभी को होता है बिल्कुल, बट जब हमारा कर्तव्य होता है सामने तब परिवार की बिल्कुल याद नहीं आती है। बिल्कुल, प्रायोरिटी में हाँ, उस समय सिचुएशन और जो हमारी स्थिति इस तरह की होती है कि हम उसी से ही अपना फाइट करते हैं जी। पर जब हमारे फुर्सत के पल होते हैं थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो साधन उस समय नहीं हुआ करते थे। आज तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है, और अब कनेक्टिविटी है, कनेक्शन बनाए रख सकते हैं। तो अब मैं तो सोचता हूँ कि अब तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फोर्स में जाना चाहिए। अब इतनी परेशानी नहीं है जितनी उस समय हुआ करती थी, और फैसिलिटीज भी उस तरह की नहीं थी। ये सब समय के साथ, और जवानों को सुविधाएं भी बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ एक ये बात है कि फोर्स की नौकरी है, ये बात सोचने वाली जरूर है। बाकी सिविल में और फोर्स में अब कोई खास ऐसा फर्क नहीं है। एक ट्रेनिंग तो देखिए करनी पड़ेगी। और मैं तो बोलता हूँ किसान का बच्चा है, वो घर में खेती करता है, क्या वो मुश्किल से नहीं गुजरता है? बिल्कुल, मुश्किलें सभी के सामने आती है, तो सभी के सामने आती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी। और फोर्स ज्वाइन करनी है, फोर्स में बहुत अच्छा है आजकल लोगों के लिए जी। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। और ये एक बात और भी जो जिससे सर ने स्टार्टिंग की थी कि सब अपने समय से ही होता है, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं, और आना चाहिए आगे फ्रंट पे हमें, और देश के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। आखिर देश हमारा है तो इसकी रक्षा का दायित्व भी हमारा ही है। सुनते रहिए आप संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे गेस्ट हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में भी। उन्होंने शुरुआत से हमें बताया कि किस तरह से शुरुआत हुई और पहुंचे ये सीआरपीएफ में। तो रजनीश कुमार त्यागी जी हैं हमारे साथ, बता रहे हैं अपने बारे में। तो सर, अब जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग हो गई, तो पहली पोस्टिंग जब आपको मिली वो कहाँ मिली? उससे जुड़ी कोई ऐसी याद जो आपको, जो अक्सर जो याद आती है आपको, उसका चर्चा आप करते हैं अपने जानने वालों के बीच में? कोई ऐसा किस्सा हमारे सुनने वालों तक भी पहुंचाइए आप, पहली पोस्टिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो भी पहला होता है कहते हैं वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल, पहली पोस्टिंग मेरी अगरतला हुई थी जी, त्रिपुरा में। हाँ जी। अगरतला से थोड़ा और आगे चल के एक नरसिंहगढ़ जगह है, वो बांग्लादेश बॉर्डर पर ही है बिल्कुल जी। वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी। ये एरिया मुश्किल एरिया में उसमें आता है, एरिया हाँ। तो वहाँ कई वाकयात होते थे, बट हमने तो एंजॉय किया है फोर्स को, सीधी सी बात ये है। इसलिए हमने कभी किसी को भी इतना गहराई से नहीं लिया। क्योंकि मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक बार हम डोडा में गए थे जी। तो वहाँ आर्मी के साथ कुछ ऑपरेशंस थे, करने थे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थे। वहाँ ये नहीं देखा जाता था कि क्या किसी का रैंक है या क्या है, वो सभी उसमें इन्वॉल्व रहते थे। एक दहशत का माहौल शुरू में वहाँ बन गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पहले कोई फोर्स नहीं आई है आपसे पहले। तो हमने कहा फिर तो हम बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, आई थी लोगों के दिमाग में। फिर वहाँ हमने हर चीज को अपने ढंग से फिर लिया कि भाई आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, लाइफ किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ तक हमारी लाइफ है कहाँ तक नहीं है जी। ये तो किसी को भी नहीं पता है। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ ऑपरेशन किया आर्मी के साथ और बहुत अच्छी सफलताएं भी मिली। तो
सबसे बड़ी बात यही थी कि पॉजिटिव अगर रहेगा आदमी तो सब कुछ संभव है। सही कहा आपने। वहाँ के लोगों के साथ जैसे आपने बताया कि शुरुआत में सिविलियंस और जो हमारे फोर्स के लोग होते थे उनके बीच में उतना कनेक्शन नहीं बैठ पाता था जैसा आज के समय पे है, तो लोकल लोगों से आप कैसे इंटरेक्ट करते थे, कैसे उन्हें अपनी बात समझाते थे? उन्हें ये समझाना कितना मुश्किल था कि हम आप ही के लिए हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप नए परिवेश में जाके रह रहे हैं, वो वहाँ रहते हैं जी, तो उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए हम लोग जो वहाँ की पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं उनसे संपर्क करते थे जी, और उनका वहाँ के लोगों से ज्यादा तारुफ होता है, मुलाकात करते हैं वो, तो उनके थ्रू हम सारी बातें अपनी पहुंचाते थे। हमारे भी कुछ लोग इस काम में अलग से लगते थे जी, जो वहाँ के गांव के मुखिया हैं या प्रधान हैं, उनसे मिलें, इस तरह की बातें करें, उनको समझाएं कि भाई हम आप लोगों के लिए ही यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ लोग तो समझते थे, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, सभी तरह के लोग होते थे। बिल्कुल। इसी तरह से बस चलता रहता था। कितने साल सर आप सीआरपीएफ में रहे, क्योंकि उसके बाद आपका एक और सफर स्टार्ट हुआ एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के तौर पर? मैं 96 में डेपुटेशन पर एनएसजी में गया। एनएसजी में गए, तो सीआरपीएफ में उससे पहले तक आप सीआरपीएफ में रहे? सीआरपीएफ में ही रहे। उसमें मैंने लगभग जितने भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है एंड J&K में ही मेरी पोस्टिंग मैक्सिमम रही थी जी। तो उसके बाद फिर एनएसजी में भी जाने का एक था मन कि वहाँ डेपुटेशन पर जाए, उसको भी यहाँ तो देख ही लिया, वहाँ भी कुछ देखें। अच्छा, मेरा शुरू से ही एक दिमाग में ये रहता था कि कुछ नई नई चीजें देखी जाए, नया कुछ सीखा जाए, कुछ चैलेंजेस कुछ एक्सेप्ट किए जाए जी, और हम कितना कर सकते हैं देश के लिए, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें दिमाग में रहती थी जी। फिर एनएसजी में गए तो वहाँ जाके एक अलग ही माहौल मिला और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसको हम वर्ल्ड की नंबर 1 एलीट फोर्स मानते हैं जी। उसमें जाने का एक अपना अलग ही रुतबा भी है, सौभाग्य भी है जी। हमें एक गर्व महसूस होता था अपने आप पर कि हम भी इस एलीट फोर्स का हिस्सा बने हैं। सबसे बड़ी बात वो थी बस। और जब हम ये फक्र, ये गर्व महसूस करेंगे तो अपने आप कुछ हमें जो है ना मोटिवेशन मिलता ही रहता है जी। तो यहाँ जब आपने बात की कि डेपुटेशन पर एनएसजी में आप गए, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चॉइस आपको दी जाती है कि आप अपने जहाँ पर आप करंट सर्व कर रहे हैं वहां से आप डेपुटेशन पर एनएसजी जाना चाहते हैं, या फिर आपको चुना जाता है उसके लिए स्पेशली कि आपको जाना ही होगा? नहीं, उसके लिए वहाँ डिमांड आती है वहां से कि हमें इतने सोल्जर्स चाहिए वहाँ के लिए जी। तो किसी की अगर इच्छा है तो वो अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं गए। तो उसके लिए भी कोई सिलेक्शन का कुछ बेसिस होता है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं या फिर किसी और तरह की खास ट्रेनिंग से गुजरना होता है? उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है उसके लिए जी। यहाँ पर जो हमने किया है, ट्रेनिंग की है, फॉर्मल डिपार्टमेंट जो हमारा होता है उसमें जो भी कुछ हुआ है तो वो एक अलग मैटर है जी। जब हम उसमें जाएंगे तो वो अपने तरीके से अपनी ट्रेनिंग देंगे जी। वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है और वही सारा कुछ उनके हिसाब से ही करना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। तो एक बिल्कुल ही अलग अनुभव रहा आपका, दो अलग अलग जगहों का। और एनएसजी के बारे में तो हम जब भी सुनते हैं तो हमारे सामने तो एक अलग ही इमेज आती है कि बिल्कुल काली वर्दी से में और अपने वेपन्स के साथ लेस हमारे जो जवान है, वो भी तब जब परिस्थिति बिल्कुल ही कहते हैं कि बहुत विकट होती है, तब वो सामने आते हैं बिल्कुल बेखौफ से, और उनको देखकर ना अपने अंदर का डर निकल जाता है। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप, ये हमारा खास प्रोग्राम, और हमारे खास मेहमान श्री रजनीश कुमार त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं और सीआरपीएफ के बारे में बता चुके हैं हमें काफी कुछ। ये सुनते ही ना हमारे सामने जो इमेज आती है ना, बिल्कुल बेखौफ जवानों की आती है, ऐसी तस्वीर सामने आती है जो विकट परिस्थितियों में तैयार रहते हैं देश की रक्षा के लिए। तो सर आपने तो सर्व किया है एक ब्लैक कैट कमांडो के तौर पर, तो कैसा रहा आपका वो जीवन और कितना अलग था वो सीआरपीएफ के या फिर अन्य फोर्सेस के लाइफ से? कितना अलग होता है वो, कितना कॉन्फिडेंशियल होता है, कितना मुश्किल होता है, ताकि हमारे जो अभी हम आम लोग हैं हम समझ सकें इसको, क्योंकि हमने तो सिर्फ इमेजेस ही देखी हैं और या फिर टेलीविजन पे जैसे भी हमें चित्रित करके दिखाया गया, हमने वही सोच रखा है कि ऐसे होते हैं एनएसजी कमांडोज और एक उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनसे थोड़ा सा डर भी लगता है तो ये बताइए आप। नहीं, ऐसी डरने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो होते ही पब्लिक के लिए ही हैं, सभी देश के लिए ही होते हैं जी। एक्चुअल में वहाँ डेपुटेशन जाने के बाद हाँ जी, जो पहले वाली लाइफ है जैसे सीआरपीएफ की थी जी, वो भी कोई इतनी आसान नहीं थी कि वहाँ जाने के बाद हमें कुछ
अभूतपूर्व लगेगा कि ये पता नहीं अब कहाँ आ गए, ऐसा नहीं था। बट वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रमोशन हो गया कि हम अब सीनियर हो गए, तो अब हम थोड़ा सा और कुछ अलग हटके करें, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। बाकी मुश्किलात तो वहाँ भी काफी हैं, और क्योंकि फोर्स की जरूरत ही वहां पड़ती है जहां टेररिज्म है या नक्सलाइट एरिया है, तो वहां पर सीआरपीएफ में बहुत चैलेंजेस हैं। और सीआरपीएफ के अपने भी कमांडो होते हैं, कोबरा कमांडो बोलते हैं जी, वो किसी भी तरह से कम नहीं है उसमें भी। बल्कि एनएसजी में जाने के बाद कुछ नेचर ऑफ ड्यूटी ऑपरेशंस के अलावा वीवीआई पीस ड्यूटी भी है वहाँ। मिनिस्टर या जैसे होम मिनिस्टर हैं या दूसरे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इनके साथ प्रोटेक्शन में इनकी ड्यूटी होती है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और टाइम टू टाइम जब कोई इस तरह की घटना देश में होती है कि जहां बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, वहां एनएसजी भी जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट में या ताज होटल में कि इंसिडेंट हुए थे जी। तो इस तरह की घटनाओं में, और बल्कि हमारे टाइम में तो एक आर्मी के साथ कंबाइंड ऑपरेशन भी चला था जो लगभग 1 साल चला था डोडा डिस्ट्रिक्ट में जी, जो आप बता रहे। तो उसमें आर्मी और एनएसजी की 2 यूनिट गई थी उसमें, और उनका एक कंबाइंड ऑपरेशन था, 1 साल चला, और वो काफी टफ ऑपरेशन होते थे, और वहाँ कई आतंकवादियों को निशाना भी बनाया फोर्सेज ने, और काफी अच्छा वो एक ऑपरेशन रहा था। और लोगों का विश्वास बनाए रखना भी हमारी ड्यूटी बनती है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ काम किया, और काफी चैलेंजेस में काम किया, सफलता के साथ वो ऑपरेशन किए वहाँ लोगों के जी। लगभग 5 साल आपने एक कमांडो के तौर पे सर्व किया, क्योंकि दोनों लाइफ्स बहुत अलग अलग हैं। जैसे आपने बताया कि मुश्किलात दोनों के सामने है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जब आप एनएसजी की तरफ जाते हैं वहाँ थोड़े से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एरियाज और भी हार्ड होते चले जाते हैं जब एनएसजी कमांडो की जरूरत पड़ती है। तो ये तो बात हुई सर आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर आपको कितने चैलेंजेस हैं, सब कुछ है। पर्सनल जब हम लाइफ की तरफ आते हैं, तो जब आप एक बैटल बाहर लड़ रहे होते हैं हमारी रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, वहीं आपके घर परिवार भी पीछे जो होता है उसको संभालने के लिए परिवार वाले भी एक बैटल की तरह ही लड़ रहे होते हैं। लड़ाई रोजमर्रा भी की लड़ाई जीवन की भी किसी जंग से कम नहीं है सर। तो आपके बिना वो पीछे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो कितनी चीजें होंगी जो आपसे छूटी होंगी, कितनी जगह पे उनको याद आया होगा कि आपको होना चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर आप किस तरह से अपने आप को समझाते थे कि देखिए देश तो सर्वोपरि आपने कहा जी, परिवार उसके बाद आता है, लेकिन फिर भी अंदरूनी तौर पर हम सभी इंसान हैं। वो बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो परिवार से मोह सभी को होता है। तो कब छुट्टी पे आते थे, त्योहारों पे आना होता था, नहीं होता था? कभी होता था, कभी नहीं होता था। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हर त्योहार पर ही आ जाए जी। और छुट्टी लिमिटेड होती हैं, तो उसी में ही अपना मैनेज करना पड़ता था। और कोशिश हम यही करते थे कि किसी अच्छे फेस्टिवल पर ही हम छुट्टी लें जी जी। पर सभी को तो उस फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिल सकती, उसकी भी एक लिमिटेशन है कि भाई इतने लोगों को ही भेजा जा सकता है। तो कभी चांस मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, तो उसमें हम फिर वहां भी सेलिब्रेट करते थे, यूनिट में सेलिब्रेट करते थे जी। मैं यही पूछने वाली थी कि नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो फिर कैसे वहां पर क्या माहौल रहता था? वहाँ माहौल हम अपना माहौल बनाते थे और अच्छे से सेलिब्रेट करते थे वहाँ हम। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे। देखिए हर चीज का की फिर आदत हो जाती है। बिल्कुल। हम छुट्टी में ये समझा के उनको जाते थे कि भाई हमारी उपस्थिति को यहाँ समझो। अगर आप अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करोगे, अच्छे से नहीं रहोगे, तो हमें ये लगेगा कि आप लोग हमें जो है ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमें स्वीकार कर रहे हैं सही ढंग से, तो सही मायने में आप भी खुश रहेंगे, तभी हम भी वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। और वो भी करते थे, फिर कोऑपरेट करते थे, ऐसी बात नहीं है। और गर्व तो होता है सर कि हम जब हमें लगता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य सेना में है और देश की सेवा के लिए तत्पर है, तो उससे गर्व तो आता है। गर्व करने जैसी बात है तो ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं तो। नहीं सर, आप तो मॉडेस्ट हो रहे हैं, लेकिन होता है, प्राउड मोमेंट तो है। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ ये जिंदगी के हिस्से हैं। कोई कहीं सर्वाइव कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई जी। इसमें कोई इतना मैं ज्यादा इसको तूल नहीं देता कि हमने फोर्स में नौकरी की है या फोर्स में किया है। कहीं ना कहीं सभी कर रहे हैं, और हमसे पहले पता नहीं कितने लोग करके जा चुके हैं, और अब आगे भी करेंगे। ये तो चलता रहता है, ये तो चक्र है एक। बिल्कुल सही। और आपसे अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि जब पहाड़ों पे चढ़ाई चढ़ा करते थे आप लोग, तो बहुत वजन साथ में लेके चढ़ना होता था, तो वो भी बहुत मुश्किल रहा होगा सर। और कितना कुछ होता था, लगभग एक अगर आप आइडिया दें तो कितना भार लेकर आपको चढ़ाई करनी पड़ती थी? अमूमन तो हम अपने शरीर का भार लेके नहीं चढ़ पाते। नहीं, वो
एक्चुअल में एक सैनिक के साथ जो भी उसकी आर्म्स एमनिशंस हैं या उसके साथ जो जरूरत का सामान है वो उसके शरीर का हिस्सा ही है वो। बिल्कुल। तो वो शरीर से अलग तो है नहीं, तो शरीर को लेके लेके जाना ही होगा। जी बिल्कुल। तो बहुत दिक्कतें भी आती हुई ना जब इस तरह के एरियाज में पोस्टेड होते हैं, तो वहीं सब कुछ मैनेज करना है, जंगलों के बीच में रात बितानी, वहां रहना, वो माहौल ही उस तरह का है। और एक दूसरे का सपोर्ट बताइए सर। देखिए परिवार की बात हो गई, अपने मानसिक स्तर की बात हो गई, आपस में जवानों को एक दूसरे का कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि परिवार तो वो भी आपस में बन जाते हैं एक दूसरे का। परिवार तो वहां पर वही परिवार होता है, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, वही परिवार होता है। और एक दूसरे के दुख सुख हम आपस में ही शेयर करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो एक दूसरे का पूरा सहयोग रहता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए भी चलते हैं। और अपने आप से चिंता दूसरे की ज्यादा रहती है जी। हमें उनकी चिंता है, उन्हें हमारी चिंता है, इसी तरह से सब कुछ सक्सेसफुल होता है। तो अब भी हैं आप कांटेक्ट्स में अपने उन पुराने दोस्तों के साथ? लोगों के कांटेक्ट में हूँ मैं जी। तो वो अलग अलग फ्रंट पर इस समय भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब? मैक्सिमम तो आ चुके हैं, सेवानिवृत्त होके आ ही चुके हैं मैक्सिमम लोग तो। और कुछ जो हमारे जूनियर्स थे वो हैं अभी जी, उनके भी मैं टच में रहता हूँ। उनको भी मोटिवेट करते रहते हैं आप समय समय पर? अब तो मोटिवेट, उनको मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सर। नहीं, वहाँ भी पुराने लोग रहते हैं, वो मार्गदर्शन। और आजकल देखिए ऑफिसर्स भी जो है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं आजकल। ऐसा वो जो एक भ्रांति थी लोगों की कि भाई ऑफिसर है तारीफ करते हैं, ये सब चीजें नहीं है। ये तो कहने की बात है। देखिए थोड़ा बहुत तो घर में भी होता है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए सर, और वो होना भी चाहिए, वो जरूरी भी है। डिसिप्लिन और थोड़ा सा सब कुछ होना चाहिए। डिसिप्लिन तो देखिए के बिना हिस्सा है आर्मी। मैं कहता हूँ फोर्स की बात नहीं है, घर में भी एक सिविल लाइफ का भी डिसिप्लिन अगर नहीं है ना तो फिर उतना अच्छा आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। और ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, हायर ऑफिसर्स जो भी हैं जिनके, वो गार्जियंस होते हैं एक तरह से जी। तो वो अपने जवान का बुरा नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, और वो अच्छा काम करते हैं। अब वो अपनी समझ है कि वो किस तरह से लेते हैं लोग उसको। कभी कभी हम अपने घर में अपने जो बुजुर्ग हैं या अपने पेरेंट्स, उनकी बात को भी नेगेटिव ले लेते हैं। बिल्कुल। तो वो तो हमारी सोच पर भी तो डिपेंड करता है। जी सर, ये तो दोनों तरफ के एक दूसरे को कैसे समझते हैं इस पर डिपेंड करता है। यार हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं सर आपके लिए। सैनिकों जो सेवा करते हैं बहुत श्रेष्ठ सेवा है, लिख रहे हैं। ये हमारे गाँव एक है उससे लिख रहे हैं, पंडित सारवार कर्नाटक के गांव से लिख रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स पर बेहद खूबसूरत इनको जानकारियां लग रही हैं। ये लिख रहे हैं प्रकाश शिंदे, ये हमारे पुराने लिसनर हैं, मुंबई से हैं। और देवेंद्र भी भेज रहे हैं हमें काफी सारे मैसेजेस, और इनका भी कहना यही है कि हमारे जो सैनिक हैं उनको दिल से सलाम, सभी को सलाम। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि समय कम है, लेकिन बातें इतनी सारी है ना, तो अब जल्दी से हम सर से जानते हैं सर के बारे में। सर का एक पर्सनली सर को जो काम करना पसंद है वो है गजलें लिखने का। आप साहित्य प्रेमी हैं और आपका रुझान गजलों की ओर है, और इस विषय में अब हमारे अभी श्रोताओं को बताइए आप सर कि ये बंदूक से कलम तक का जो सफर है ना, ये बड़ा अनोखा सा रहा होगा आपका। और अब आप गजलें लिखने भी लगे हैं, आपके गजलों के संग्रह भी आ चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं 3 संग्रह, एक संग्रह बस अब आने को ही तैयार है। तो कैसे आप इस तरफ आए, रुझान कैसे हुआ? मुझे लिखने का शौक तो स्कूल टाइम से था जी। और मेरी पहली गजल एक लोकल न्यूज़पेपर हुआ करता था गाजियाबाद में, उसमें 1981 में आई थी जी। मुझे इतना लिखने का जो शौक रहा, अच्छा मुझे पढ़ने का शौक भी बहुत था, मैं पढ़ता बहुत था। जो कोर्स के अलावा मेरे जो दूसरे शायर थे उनको पढ़ के ही मैंने सब कुछ सीखा है। हाँ, फोर्स में जाने के बाद मेरा लेखन धीमा हुआ जी। समय की भी है या परिस्थिति जैसे भी है, वहाँ लेखन मेरा बहुत धीमा हुआ। फिर वहां से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लेखन को पुनः सक्रिय करूं,
कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बच्चों की शादी वगैरह करने थे सब, तो फिर मैंने सब वो सारा उनसे फारिग होने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं अपने लिए जीऊंगा। तब मैंने साहित्य में, अब मैं पूरी तरह से साहित्य में इन्वॉल्व हूँ। मेरे 3 गजल संग्रह आ चुके हैं और मुझे अभी रिसेंटली विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है, जो इक्विवेलेंट टू डॉक्टरेट होती है, PhD के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस बात की। शुक्रिया। तो बस मेरा इसमें अब यही है कि फुर्सत के क्षण हैं तो अपना लेखन में ही रुचि रखी जाए, इससे बेहतर मुझे कोई साधन लगता भी नहीं। जी, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब हम आपके जीवन को देखते हैं तो आप जहां भी गए तो आपने वहां एक अच्छा मकाम हासिल किया। जब आप फोर्स में थे तब वहां पर भी आपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, और जब आप साहित्य में आए हैं तो यहाँ पर भी आप एक मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कोशिश तो है। जी, तो ये जो गजल संग्रह है, इनका जो खास तौर पर क्या, किस टॉपिक्स पर आप लिखते हैं, किस वर्ग पर आप लिखते हैं? आप प्रेम की गजलें लिखते हैं या फिर आप कुछ और लिखते हैं? किस पर केंद्रित रहती है खास तौर पर? एक्चुअल में गजल जो है विषय तो प्रेम का ही है। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने, आधार वही है। हाँ, और मेरी जो गजलें हैं ट्रेडिशनल गजलें हैं मेरी जी, जो पारंपरिक गजल की पहचान है, मैं वही उसी तरह की गजल कहता हूँ जी। राजनीति, धर्म की या कोई सियासत की, इस तरह की बातें मेरी गजलों में नहीं मिलेंगी आपको। बाकी मैं थोड़ा बहुत हर टॉपिक को टच करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सब ये कॉम्युनल, ये सब चीजें मुझे फालतू की चीजें लगती हैं, इनको मैं अपनी गजल में बिल्कुल भी शामिल नहीं करता हूँ। तो गजल संग्रहों की बात हुई है तो सर, हमारे श्रोता आपको पढ़ना जब चाहेंगे तो किस नाम से आपके गजल संग्रह आए हैं? आप प्लीज एक बार बताएं उन्हें ताकि वो भी इसको पढ़ सके। हाँ, मेरा एक गजल, पहला गजल संग्रह है राजे दिल जी, एक है शायरी के कबीर और एक है राजे इश्क। अभी जो रिसेंटली है वो कलाम राज मेरा आने वाला है कुछ ही दिनों में। क्या बात है सर, तो उसके बारे में भी चर्चा जरूर होगी हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में। जब आपसे बातचीत होगी तो ये पुस्तक जब आपकी आ जाए तो आप जरूर इसके बारे में हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और सर, ये चलते चलते बताइए, जो युवा हमसे जुड़े हैं इस समय, बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं जिनमें खासतौर पर युवा वर्ग भी शामिल है, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जैसे आपने अपनी बातचीत के दौरान तो बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन अगर एक संदेश मैं आपसे पूछूं जो आप देना चाहें हमारे युवाओं को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि ये कोई भी देश है युवा शक्ति पर ही निर्भर करता है। जी बिल्कुल। और युवा शक्ति अगर जागृत है देश के प्रति, वो जरूरी नहीं है कि फोर्स में जाके ही हो, उसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं हमारे देश में, या जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहे हैं, पूरे डेडिकेटेडली करें और ये सोच के करें कि हम इसमें किसी का नुकसान नहीं करेंगे जी, या समाज का नुकसान नहीं होगा, या हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसके प्रति हम समर्पित रहें जी। तो ये सारी देश सेवा ही है अगर इस तरह की लोग सोच रखें तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और समय का थोड़ा सा अभाव, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप हमें सेना से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके द्वारा जानने को मिली। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने समय दिया। हमारे सभी श्रोताओं को बता दें, हमारे साथ श्री रजनीश कुमार त्यागी जी जुड़े। आप फॉर्मर CRPF ऑफिसर हैं और साथ ही साथ ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी सर्व कर चुके हैं देश को। आप सभी हमसे जुड़े और अपनी बातें हम तक पहुंचाई। बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।